चलो बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय पढ़ते हैं। इसमें 8वां पाठ है भूगोल विषय में अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का परिचय ये पाठ पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र जिसका अर्थ ये होता है, अर्थ यानी धन और शास्त्र यानी अभ्यास, धन का अभ्यास, यानी अर्थशास्त्र यानी धन का अभ्यास इस पाठ में हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो पाठ है इसमें पहले पेज पर ही विवरण, अनुमानित खर्च, ऐसा दैनंदिन वाला जो रोज का हमारा जो खर्चा होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी, एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें सब जानकारी दी गई है कि हम लोग किस प्रकार खर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र यानी क्या कि जैसे कि पहले तो हम लोग व्यक्तिगत लेते हैं कि घर में आय इतनी है, इनकम इतना है साल भर में, और उसका नियोजन किस प्रकार होता है। वैसे ही पूरे किसी गांव का होता है, उसके बाद किसी नगर का होता है, किसी जिले का होता है, किसी राज्य का होता है, और देश का भी इसी प्रकार होता है। तो ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ जो कॉलम वाली है, फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आठवां पाठ अर्थशास्त्र का परिचय। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, देखिए पहले इसमें दिया है दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना आदि, अनुमानित खर्च जो हमारा होता है वो दिया हुआ है 6,000 रुपये। उसके बाद कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना, उसका खर्चा है 2,000 रुपये। विद्यालयीन साहित्य खरीदना, उसका खर्चा 500 रुपये है। वैद्यकीय खर्च है, उसमें 450 खर्च है। मनोरंजन वाला है, मनोरंजन जो करते हैं वो 500 रुपये है। मोबाइल भुगतान जो है वो 1,000 रुपये है। और जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, फल सब्जियां खरीदना 1,000। सार्वजनिक यातायात व्यय, कोई भी काम करने के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी अस्पताल जाना हो, स्कूल जाना हो, विद्या है ना, कुछ खरीदने के लिए जाना हो तो बस, रेल, रिक्शा आदि, इसका खर्चा है वो 2,600। उसके बाद बिजली का भुगतान है 1,500, क्योंकि लाइट नहीं रहेगी तो वो एक जरूरत है उसकी भी, उसका खर्च कितना बिल है 1,500। पर्यटन है, पर्यटन यानी किसी जगह घूमना, उसका 4,000 यहाँ पर अनुमानित खर्च बताया है। और उसके बाद बैंक का हफ्ता, यहाँ पर 3,000 खर्चा है। तो देखिए बच्चों, ये जो कॉलम में जो नंबरिंग किया हुआ है, जो नंबर से यहाँ पर लगाया गया है, तो जो जरूरत वाले जो यहाँ पर सामान है, जिसकी जरूरत है ही, तो उसको क्रम से लगाना है। तो जैसे कि हम लोग पहले से शुरू से हम लोग सुनते आए हैं कि कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, ये हमारी प्राथमिक जरूरत है। तो इसको तो इसका तो खर्चा होगा ही, इसको हम लोग इसमें पहले पकड़ते हैं। यहाँ पर पहले दिया है दैनिक भोजन, ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना, है ना, ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद फल सब्जियां खरीदना, ये रोटी, कपड़ा, मकान, इस रोटी के इसमें आ जाता है, मतलब
जीवन आवश्यक वस्तु है ये भी। उसके बाद वैद्यकीय खर्च, है ना, बीमार तो हम लोग पड़ते ही है, वो भी जरूरी है। इसको हम लोग क्रम से इस प्रकार लगाएंगे। पहले दैनिक भोजन रहेगा, उसके बाद कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना होगा, उसके बाद वैदिक वैद्यकीय खर्च जो है वो रहेगा, फल सब्जियां खरीदना ये रहेगा। उसके बाद सार्वजनिक यातायात ये भी इसमें रहेगा, बिजली का भुगतान और बैंक का हफ्ता। इस प्रकार क्रम से हम लोग लगाएंगे। इसमें हम लोग मनोरंजन वाला जो है वो नहीं करे तो भी चलेगा। यहाँ पर 500 रुपये दिया है, इसकी बचत हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है पर्यटन, मतलब बाहर घूमने जाना, उसको भी कम कर सकते हैं। देखिए नीचे एक कॉलम के नीचे कुछ जानकारी दी गई है, देखो कि मानो कि आपके इस माह का खर्चा उपरोक्त तालिका के अनुसार है और आपकी मासिक आय इनकम, महीने की इनकम आपकी कितनी है, 20,000 है। तो आपकी आय और होने वाले व्यय यानी खर्चा, अनुमानित खर्चा जो दिया है वो, इनका तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वो निश्चित करना है। देखिए कि इनका आपका वार्षिक इनकम कितना है, 20,000 है। तो इसमें रोटी कपड़ा मकान इसके जैसे, जैसे कि दैनिक भोजन है, कपड़ों की खरीदारी है, विद्यालय है ना, शिक्षा भी चाहिए वो भी है, वैद्यकीय खर्चा ये भी रहेगा। इसमें आप लोग पर्यटन वाला जो है 4,000 उसको कम कर सकते हैं। मनोरंजन वाला है उसको भी कम करेंगे। मोबाइल भुगतान उसको भी कम कर सकते हैं। तो उसमें 20,000, अगर इसको पर्यटन वाला इसमें 4,000 डायरेक्ट कम हो गए तो कितना रहेगा फिर, 18 साढ़े 18,000। बैंक का हफ्ता वो भी जाना चाहिए। तो बाकी का खर्चा इस प्रकार आप लोग इसको क्रम से इसमें एडजस्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट ही आपका क्या है, अर्थशास्त्र है ना। जिसे किसी परिवार में 20,000 का मासिक आय है, इनकम है, महीने में कितना आता है घर में, 20,000 आता है। तो 20,000 में पूरा घर चला के 1,500-2,000 बचा के रखना है, क्योंकि अचानक कोई भी काम आए तो वो करने के लिए। तो जैसे परिवार का हम लोग यहाँ पर नियोजन करते हैं, है ना, वार्षिक मासिक आय यानी इनकम और व्यय यानी खर्चा, अनुमानित खर्चा जो करते हैं, इसका तालमेल बिठाते हैं घर में परिवार में। उसी प्रकार पहले तो परिवार और उसके बाद गांव रहेगा, नगर और राज्य और देश, और देश के बाद विश्व का, इस प्रकार आर्थिक व्यवस्थापन होता है। जैसे हम लोग घर में करते हैं वैसे ही गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व, विश्व का इस प्रकार आर्थिक व्यवस्थापन होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया है कि इसको आप लोग क्रम से आप लोग को बताया कि वार्षिक आय जो है आपकी अगर 20,000 रही तो इसको किस प्रकार आप कहाँ पर ज्यादा पैसा, मतलब कहाँ पर कम कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि पर्यटन इसमें कम कर सकते हैं। मनोरंजन वाला है, मनोरंजन यानी वही टीवी देखना, थिएटर जाना, ये सब खर्चा, तो इसको भी कम कर सकते हैं। पर्यटन यानी बाहर घूमने जाना परिवार के साथ, तो उसको भी कम करके इसमें आ, आप लोग 20,000 में बिता सकते हैं इसको। तो ये अपने परिवार के ऊपर होता है कि कितना खर्चा होता है महीने का, आय कितनी है, तो वो उस प्रकार वो अपने परिवार में नियोजन करते हैं। उसी प्रकार गांव का रहता है, नगर का रहता है, देश का, राज्य का, विश्व का, सब ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थिक व्यवस्थापन। तो ये जो आपके सामने ये है, तो आप लोग को इसमें आप लोग क्रम से लगा के 20,000 में किस प्रकार एडजस्ट करके इसमें करेंगे तो आप कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र यानी क्या। अर्थशास्त्र हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, है ना। अर्थ यानी धन, धन का अध्ययन। तो इसकी ये यहाँ पर व्याख्या दी गई है, वापस से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से।
अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है, क्योंकि ये एक नंबर के लिए एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार व्याख्या बताओ, अर्थशास्त्र यानी क्या। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अभी अर्थशास्त्र का हम लोग परिचय यहाँ पर देखेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, उसका मतलब ये जो अर्थशास्त्र ये शब्द कहाँ से आया है, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ परिभाषा देखिए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स मीनिंग डेफिनेशन। उसका अर्थ यहाँ पर अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मुख्यतः इसके 5 स्तंभ होते हैं: उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं लोकवित्त। आधुनिक युग में इन सभी 5 स्तंभों का अध्ययन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को मुख्यतः 2 भागों में व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत एवं समष्टि अर्थशास्त्र आय सिद्धांत में विभाजित किया गया है। व्यष्टि यानी खर्च करना और आय यानी समष्टि यानी इनकम, जो आता है हमारा घर में महीने का जो हम लोग कमाते हैं, उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। व्यक्तिगत इकाइयों, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन हम व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जबकि समग्र इकाइयों, राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश, रोजगार इत्यादि का अध्ययन समष्टि बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र उन सभी आर्थिक इकाइयों के व्यवहार एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जो व्यक्तिगत रूप से एवं समग्र रूप से कार्य करती है। तो इस प्रकार 2 भागों में इसको भी बांटा गया है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यानी जो मजदूरी करके जो भी कमा के हम लोग घर पर लाते हैं उसको समष्टि अर्थशास्त्र करते हैं, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र ये आगे के इसमें आगे अर्थशास्त्र का हम लोग जानकारी देंगे आगे के इसमें पार्ट में, तो ये सब उसमें दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मुख्यतः इसके 5 स्तंभ होते हैं: उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं लोकवित्त। आधुनिक युग में इन सभी 5 स्तंभों का अध्ययन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को मुख्यतः 2 भागों में व्यष्टि में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा ये समष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत इकाइयों, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म का अध्ययन हम व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जबकि समग्र इकाइयों, राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश, रोजगार इत्यादि का अध्ययन समष्टि बृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र उन सभी आर्थिक इकाइयों के व्यवहार एवं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जो व्यक्तिगत रूप से एवं समग्र रूप से कार्य करती है। अर्थशास्त्र के यहाँ पर प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार हैं अर्थशास्त्र। यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन, आय, व्यय, अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसी से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से बनी है। ये जो संज्ञा है ये ग्रीक भाषा से आई है, आइकोनोमिया।
इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। इसका अर्थ क्या होता है? पारिवारिक व्यवस्थापन। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र इनमें बहुत समानता होती है। व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र इसमें बहुत सारी समानताएं होती है, जैसे कि समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें। जो संसाधन है, प्रमुख संसाधन, उसका किस प्रकार हम लोग उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझता है। विविध संसाधनों का विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। लियोनेल रॉबिन्स के मतानुसार इनके मतानुसार अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? देखिए, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। उनके मतानुसार असीमित, किनके मतानुसार? लियोनेल रॉबिन्स के मतानुसार असीमित आवश्यकताओं, जो लोग जो बोलेंगे उसको, तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होता है, जैसे हमारे परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन हम लोग करते हैं, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार यहाँ पर बताए हैं। पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था। तो ये यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार यहाँ पर बताए हैं, वो देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी क्या, मिश्र अर्थव्यवस्था यानी क्या। तो थोड़े इसमें मैं, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो मैं अपने इससे बता देता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है किसी भी चीज पर। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में ये एसटी बस सेवा है, रेल सेवा है, ट्रेन में आप लोग जैसे गांव में रहते हैं, इसके ऊपर अधिकार किसका है? अभी हमारे भारत देश में सरकार का है। वैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होता है कि इसके ऊपर जो अधिकार होता है वो निजी का स्वामित्व होता है, यानी निजी होता है, प्राइवेट होता है वो। जैसे स्कूल, यहाँ पर सरकारी स्कूलें हैं, तो इसके ऊपर किसका स्वामित्व है? सरकार का है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार नहीं होता है। वहां पर प्राइवेटीकरण जो हम लोग बोलते हैं वो निजी स्वामित्व होता है उसके ऊपर। ये हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये जो बस सेवा, रेल सेवा, जो भी चीज बनती है, तो उसके ऊपर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और मतलब वहां पर प्राइवेटीकरण नहीं होता है। और तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था है। मिश्र अर्थव्यवस्था में कुछ चीज जो होती है वो सरकार के अधीन होती है और कुछ चीज निजी व्यक्ति के अधीन होती है ना। तो इसको हम लोग मिश्र अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो देखिए बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों
और व्यवस्थापन पर जो साधन उत्पादन होते हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। निजी किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वो सरकार के ऊपर वो अधीन नहीं, सरकार के अधीन नहीं होती है उत्पादन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन नियोजन सरकार द्वारा किया जाता है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, अधिकार सरकार का होता है। मिश्र अर्थव्यवस्था देखिए बच्चों, मेरी मिश्र अर्थव्यवस्था में यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। ये जो मिश्र अर्थव्यवस्था होती है ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। जैसे कि नीचे तो देशों के उदाहरण दिए गए, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मिश्र अर्थव्यवस्था में दोनों के निजी और सार्वजनिक अस्तित्व से बनती है, तो उसको मिश्र अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। देखिए बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, भांडवलशाही जो बोलते हैं वो रहती है। यहाँ पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी उत्पादन है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, उनका उद्देश्य वही होता है। जैसे कि कौन कौन से देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर देखिए जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। जर्मनी, जापान, अमेरिका और संयुक्त राज्य यूनाइटेड किंगडम जो बोलते हैं, तो इन राज्यों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। सॉरी, इन देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया हुआ है। उसमें क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त करना यही उद्देश्य होता है, क्योंकि वो निजी होता है, उसका फायदा उन्हीं को मिलता है। इसके लिए जैसे कि कुछ क्षेत्र हमारे भारत देश में हम लोग देखेंगे तो रिलायंस जो है ना, मोबाइल, रिलायंस, ये एयरटेल, वोडाफोन, ये निजी स्वामित्व इसके ऊपर निजी व्यक्ति का है ना, प्राइवेटीकरण है वो तो सरकार द्वारा नहीं सबको दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा वो उनका लाभ उठाना वो चाहते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखिए कि सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के लिए अधिकतम लाभ उठाना। पूंजीवादी में उत्पादन निजी व्यक्ति क्या करता है कि अपना लाभ उठाना चाहते हैं, वैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना, लोगों के लिए मतलब कम दाम में कोई भी चीज लोगों को मिलना, समाज को मिलना, ये उद्देश्य होता है। क्योंकि ये सरकार द्वारा वो सरकार का अधिकार होता है, तो वो उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कौन कौन से देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है, तो उसमें चीन है, रूस है आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। इन देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। यहाँ पर अधिकतम लाभ जो है वो समाज का चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के प्रबंधन में होती है, सरकार का नियोजन होता है इसके ऊपर। यहाँ पर कोई प्राइवेटीकरण नहीं है। उसके बाद मिश्र अर्थव्यवस्था। मिश्र अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। मिश्र अर्थव्यवस्था में दोनों का लाभ यहाँ पर किस प्रकार हो जाए, तो इसका सहसंबंध रखा जाता है कि समाज का भी लाभ हो इससे और किसी निजी व्यक्ति का भी लाभ हो, है ना। जैसे कि कुछ क्षेत्र हमारे भारत देश में सरकार के अधीन है, तो कुछ क्षेत्र प्राइवेट ही है। जैसे कि प्राइवेट में रिलायंस, अभी मैंने बताया वो प्राइवेट है, और
जैसे कि बस से जो जो सुविधा मिलती है, रेल, बस, ये सब चीजें, तो इसका निजी व्यक्ति का नहीं है, ये तो सरकार का इसके ऊपर अधिकार है। तो इसलिए जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ट्रेन से इतना दूर हम लोग जाते हैं, बस सेवा और ट्रेन, तो ट्रेन से इतना दूर जाते हो भी इतना कम भाड़ा जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का नियोजन होता है कि लोगों को सामान्य लोगों तक को इसका ज्यादा भुगतान न मिले, ज्यादा खर्चा न हो, इसके लिए इस प्रकार दोनों का ख्याल रखा जाता है। तो ये जो मिश्र अर्थव्यवस्था है कौन कौन से देश ने अपनाई है, तो देखिए भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने ये अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। तो आप लोग को अभी पता चला होगा कि हमारे भारत देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो मिश्र अर्थव्यवस्था है, मिश्र यानी मिक्स है, मिक्स यानी कैसे कि निजी व्यक्ति भी और सरकार द्वारा भी सह संबंध रखकर इस प्रकार अर्थव्यवस्था चलाई जाती है हमारे भारत देश में। तो ये 3 प्रकार के बारे में मालूम हुआ, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था ने क्या, और मिश्र अर्थव्यवस्था ने क्या, किसको कहेंगे। एक एक वाक्य में क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से एक बार पढ़ो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इसमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिसे चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। मिश्र अर्थव्यवस्था, देखिए मिश्र अर्थव्यवस्था में यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सह संबंध रखा जाता है। जैसे भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है, मिश्र अर्थव्यवस्था। इसके बाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, देखिए हम लोग अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम लोग जो यहाँ पर जो रोल दिया है इसमें यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर नीचे देखिए व्यवसाय है, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन आप लोगों को पता है ना, वनस्पति, पेड़, मिट्टी, जो भी प्राकृतिक है तो वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन ही है। उसके बाद जनसंख्या, मेन तो जनसंख्या के ऊपर ही अर्थव्यवस्था निर्भर होती है ना, क्योंकि जो भी उत्पादन या जो भी चीजें ज्यादा होती है, लेकिन जनसंख्या अगर ज्यादा हो तो वो उसकी आय जो है वो कम हो जाती है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं अर्थव्यवस्था की। प्रमुख विशेषताएं भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद जनसंख्या और व्यवसाय। यहाँ पर सत्यमेव सार्वभौमत्व, तो हमारा भारत देश में कितने बहुत सारे है ना, सभी हमारे भारत देश में सामाजिक है ना, धार्मिक समानताएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, सत्यमेव जयते। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। विविध व्यवसाय, वित्त, आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा पर उपयोग किया जाता है। विविध व्यवसाय, वित्त, आपूर्ति, प्रशासन, कानून, उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा पर उपयोग होता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव का जो सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि कुछ देश देखो,
विकास के स्तर पर हम लोग आप लोग को पता है कि नहीं कि विकसित देश तीन प्रकार यहाँ पर है, विकसित है, विकसित देश और अविकसित देश, ये तीन प्रकार है। विकसित देश, विकसशील देश और अविकसित देश। तो भारत विकसशील, विकसशील यानी विकास के कगार पर है। जैसे कि यहाँ पर जापान, अमेरिका, चीन है ना, ये देश विकसित देश है। रशिया, रूस, ये विकसित देश है। और विकसशील देश उसमें भारत आता है कि अभी विकास के कगार पर है ना। अविकसित देशों में भी कुछ देश है, जिम्बाब्वे है, ऐसे बहुत सारे देश, वो अविकसित देश है। एडम स्मिथ, देखिए, क्या आप जानते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है कि 1776 में उनको, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, यह परिभाषा दी गई है। 1776 में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1776 में उनके द्वारा लिखित ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति में अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है, ये परिभाषा उन्होंने दी है ना। जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अनपढ़ लोगों पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ब्रिटेन, इंग्रज है ना, अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत देश में क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और ये सब वो जानते थे अर्थशास्त्र के बारे में, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार शुरू किया और भारत पर उन्होंने राज्य किया, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग तभी नहीं थे। तो ये जो 1776 में जो ग्रंथ में उन्होंने राष्ट्र की संपत्ति के बारे में उन्होंने जो अपना विचार रखा, वहां से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमंडलीयकरण, कि हमारी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण यानी हमारी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रही है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है। इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़े इसमें अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण के बारे में, भूमंडलीयकरण के बारे में यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, जैसे कि किसी भी देश में हम लोग क्या करने जाएंगे? व्यापार करने जा सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे दूसरे देशों के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनियां खोल के रखी है। तो ये क्या हुआ? अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण, है ना। मुक्त व्यापार या मुक्त जो हम लोग बोलते हैं उसको अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। दूसरे देशों ने यहाँ पर आके कंपनीज खोली है, जो भी माल चाहे यहाँ पर भी दिया है, उनके जो भी उत्पाद निकला है वो यहाँ पर बेचा भी है ना। तो ये आर्थिक वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण इसको कहेंगे। हमारे यहाँ के भी कुछ लोगों ने दूसरे देशों में जाकर इस प्रकार फैक्ट्रीज खोल के, फैक्ट्रीज, कंपनियां खोल के वहां पर अपना व्यवसाय जमाया है। तो ये मुक्त यानी वहां पर बेचा भी है। तो इसको अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हम लोग कह सकते हैं। यहाँ कोई भी चीज यहाँ पर बनती है तो दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देश में जाकर उसको बेच भी सकते हैं। तो ये हुआ अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण।
अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक की धारा स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है। इसमें मुक्त व्यापार होता है। मुक्त व्यापार जो अभी मैंने बोला, कोई भी चीज किसी भी देश में जाकर आप लोग उसका व्यापार कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं। निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कि हमारे देश में कभी कोई कंपनी आई, वो खुद ही उसका क्या हो रहा है कि उसका ही उत्पाद, उसका ही वही लाभ उठा रहे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी देश इतना फ्रीली नहीं देता है, वो टैक्स लगाता है उसके ऊपर भी, उसका भी फायदा हो और देश का भी फायदा हो। तो इस प्रकार भी हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कार्य प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं। तो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है। फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य निश्चित होते हैं। तभी आप अपने अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था के कुछ कार्य, ये निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है ना। ये तो निर्णय सरकार को लेना ही पड़ता है कि किस चीज की ज्यादा मांग हो रही है, किसका उत्पादन ज्यादा करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे यहाँ कुमार भारती की जो किताब होती है 9th क्लास में, है ना, तो हमारे राज्य में कितने यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, कितनी उसकी प्रिंट, कितनी किताब नई बनाई जाए। तो ये हुआ निर्णय लेने वाला काम कि इतने इतने बच्चे तो इतनी इतनी लगेगी। तो ये निर्णय लेने वाला काम, ये निर्णय लेना कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। उत्पादन लागत में जो उत्पादन करने के लिए खर्चा हो रहा है उसमें अधिक से अधिक बचत करना, ये भी मेन होता है कि कम खर्चों में अधिक से अधिक उत्पाद किया जाए। उसके बाद राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। राष्ट्रीय इनकम कितना है उसके अनुसार ही सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। सामाजिक स्तर पर जो भी चीज उत्पादन बना हुआ है, उत्पाद निकाला हुआ है, वो चीज की कीमत लगाना राष्ट्रीय आय के हिसाब से। ज्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सस्ती भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा महंगी रहेगी तो कंपनीज का नुकसान हो जाएगा, और सस्ती रहेगी तो जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके तक वहां तक उनके पास वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जो भी चीजें हो। तो ये 3 कार्य। चौथा है भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना। कि भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपाय ढूंढकर रखना। भविष्य में कोई आर्थिक हानि तो नहीं होगी, उसके लिए भी पूर्ति करके रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग शुरू में हम लोगों ने देखा, जो कॉलम चार्ट देखा, उसमें मैंने क्या बोला कि 2-2.5-3 हजार तो बचत साल महीने की होनी चाहिए। कोई आर्थिक नुकसान या कोई बीच में कुछ जैसे कि भूकंप, है ना, प्राकृतिक कुछ ऐसी आपदाएं आती है, तो या फिर बीमारी हो या कोई भी चीज हो, तो उसके लिए उसकी पूर्ति करने के लिए भविष्य निर्वाह निधि बचा कर रखना भी जरूरी होता है। उसके बाद उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय लेना है कि उत्पादन किसके लिए करना है। इस किसके लिए मतलब जैसे कि समाज में किस प्रकार के लोग हैं, है ना, वो प्रकार पहचानना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका भी निर्णय यहाँ पर लेना है। इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। हम लोग अर्थव्यवस्था के कार्य वापस से देखेंगे, आ भी सकता है एग्जाम में। कि पहला है कार्य, ये निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। दूसरा है उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत करना। जो भी
चीजों का उत्पादन करना है तो उसको अधिक से अधिक बचत करके वो बनाया जाए, कोई भी चीज कम खर्चा में बनाया जाए। उसके बाद राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। राष्ट्रीय आय यानी इनकम, किसी देश की इनकम कितना है तो उसके अनुसार ही सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना है। भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना। भविष्य में उसका आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करना है, उपाय ढूंढकर रखना है। उसके बाद उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय लेना है कि ये उत्पादन जो है किसके लिए किया जाए, इसका भी निर्णय लेना है। इस प्रकार असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के कार्य देखे, अर्थव्यवस्था की प्रकार देखे, अर्थव्यवस्था यानी क्या ये भी देखा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर, अर्थव्यवस्था का जो सर वहाँ पे मानचित्र दिया है हम लोग को, इसका सर जो हम लोग को बताया गया है कि उसमें तालिका में हमको निरीक्षण करना है ना। हाँ हाँ, निरीक्षण करना है सर उसमें हम लोग को क्या करना है? हाँ सुनिए, जो निरीक्षण करना है नीचे जो दिया गया है कि 20,000, जैसे कि मासिक आय आपकी 20,000 है तो आप किसको यहाँ पर ज्यादा प्राधान्य देंगे और किसको कम करेंगे। 20,000 में उसको वो तालिका में बना के अनुमानित खर्च 20,000 होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग किसको ज्यादा वैल्यू देंगे और किसको कम करेंगे। जो जरूरत है उसको ज्यादा देंगे, जो अनावश्यक है उसको तो वो अपने हिसाब से करके रखना है नीचे, कम करके। समझ में आया? ये जो पॉइंट दिए हैं इसमें ज्यादा किसको महत्व देंगे और कम किसको महत्व देंगे तो वो हिसाब से यहाँ पर अनुमानित खर्च जो है उसको कम कर सकते हैं आप। समझ में आया? आवाज नहीं आ रही।